and sharing whiteboard. One thing you have to remember कि when I talk about in this class we will go with romantic age या we will cover romantic age. तो जो romantic age है ROMANTIC रोमांटिक एज, इसके लिए जो डेट दिया जाता है कि जो रोमांटिक एज है इसकी जो डेट है वो 1798 से लेकर के 1837 तक। द पीपल से कि इसका जो डेट है वो 1798 से लेकर 1837 तक। इसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि किसी भी एज को जब आप कवर करते हैं तो देयर आर सम इम्पोर्टेंट डेट्स जो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं उस इम्पोर्टेंट डेट्स को लेकर के चलूंगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट्स आपको कवर करना है। उनमें से एक जो इम्पोर्टेंट डेट्स है दैट इज 1798। 1798 को इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है कि 1798 लिरिकल बैलाड पब्लिश्ड द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलाड, the first volume of lyrical ballad 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 published। जो पहला वॉल्यूम था लिरिकल बैलाड का PUB, मैं यहीं पे शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दे रहा हूँ कि द फर्स्ट वॉल्यूम जो था लिरिकल बैलाड का वो जो है 1798 ईस्वी में आता है। एंड यू विल कम टू नो कि ये जो फर्स्ट वॉल्यूम था इट वाज अ जॉइंटली वर्क ऑफ एसटी कॉलेज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। तो उसी के आगे ही आपको लिखना है इट वाज अ जॉइंटली JOINTLY जॉइंटली वर्क ऑफ एसटी कॉलेज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ, यू विल कम टू नो कि यह एक जॉइंटली वर्क था और यह जो जॉइंटली वर्क था किसका वर्क था, एसटी कॉलेज का और किसका था, विलियम वर्ड्सवर्थ का था। इसमें जब सबसे पहली बार जो पोयम आया हुआ है वो 23 पोयम्स के पहले वॉल्यूम में 23 पोयम्स केम इन फर्स्ट वॉल्यूम, इन फर्स्ट वॉल्यूम VOLUME। इन 23 पोयम्स में 19 जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, 4 कॉलेज ने लिखा था। 19 वर कंपोज्ड बाय 19 वर कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। 19 वर कंपोज्ड बाय WW विलियम वर्ड्सवर्थ। मैं जानना चाहता हूं मैं बहुत फास्ट तो नहीं चल रहा हूं? ठीक। अगर कहीं आपको ऐसा लगता है तो यू कैन जस्ट गिव मी सिग्नल टू बी स्लो या टू गो स्लो। तो 19 पॉइंट्स पोएम्स वर कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड 4 बाय कॉलरिज। ये जो 4 पोएम्स कॉलरिज का आया था, विलियम वर्ड्सवर्थ का आया था, तो यू विल कम टू नो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोयम है टिंटन अबे वो इसमें शामिल हुई थी और कॉलरिज की जो पोयम है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये दोनों फेमस पोयम है जो इसमें रही है। इसको आप देखेंगे कि दे वर हाईली सिग्निफिकेंट पोयम, अभी इसके पहले भी मैंने मेंशन किया था। तो ये 4 पोयम कॉलरिज और ये आपका जो है WW का जो पोयम रहा 19 विलियम वर्ड्सवर्थ का वो इसमें रही है। यहाँ से पोइट्री की 2 ब्रांचेस शुरू हो जाती है। जो कॉलरिज थे वो जो है ओपियम ईटर थे और उन्होंने सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री को जन्म दिया। तो यहीं पर इसी पैसेज में मैं लिखना चाहूंगा कि with this volume, with this poetic volume, we find
Two branches of poetry. Coleridge. College supported supernatural. कॉलेज ने सुपरनेचुरल पोइट्री को सपोर्ट किया। यू विल कम टू नो कि कॉलेज ने दो ब्रांचेस ऑफ पोइट्री वी फाइंड। कॉलेज ने जो है किसको सपोर्ट किया? सुपरनेचुरल कॉन्सेप्ट। वाइल विलियम वर्ड्सवर्थ डब्ल्यू डब्ल्यू नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री। वाइल डब्ल्यू डब्ल्यू नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री। सो यू विल कम टू नो कि ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना जरूरी है आपको। और यहीं से ही एक और चीजें आती है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, यू विल कम टू नो कि ही टॉक्स अबाउट रस्टिक पीपल एंड द यूज ऑफ रस्टिक लैंग्वेज। तो एक पॉइंट आपको ये भी लिखना है कि यहीं से ही आपका ये भी बात शुरू होती है कि विलियम वर्ड्सवर्थ विलियम वर्ड्सवर्थ सपोर्टेड द यूज ऑफ रस्टिक लैंग्वेज। LANGUAG रस्टिक लैंग्वेज एंड रस्टिक पीपल। इन सब का इस वजह से आपको देखेंगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। काफी हद तक उसका सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलेगा। आप सारे लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं एक जनरल चीज आपसे ये जानना चाहता हूं कि विलियम वो किसकी पोयम थी, जिसके उस पोयम का क्या नाम था, जो जो पहली पोयम लिरिकल वायलाट की और कंक्लूडिंग पोयम जो 23 रही है, इनमें से कौन सी जो है स्टार्टिंग में थी और कौन सी कंक्लूडिंग में थी? राइम ऑफ, हाँ, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर आपका क्या रही है? वो आपका जो है स्टार्टिंग पोयम रही है। और उसके अलावा जो आपका टिंटन अबे रहा उसको आपने क्या बताया है? ला, लास्ट पोयम। और किसी ने द फ्रेंड, शायद मुझे लगता है कि प्रशांत की आवाज मुझे लगी है। प्रशांत जी, द फ्रेंड किसी ने क्या मेंशन क्या किया था? खैर कोई बात नहीं है। जो राइम ऑफ द एंशिएंट मैनर रही है, यह उसकी ओपनिंग पोयम रही है जो सुपरनेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री को जन्म देती है। और जो टिंटन अबे थी वह कंक्लूडिंग पोयम थी जो नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री को जन्म देती है। कंक्लूडिंग पोयम का मतलब मेरा यहाँ से है मुराद की लास्ट पोयम। और स्टार्टिंग पोयम आपका राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। तो आप यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, द पोइटिक वॉल्यूम begins with the poetic volume begins with the rhyme of ancient mariner, composed by Coleridge, composed by Coleridge and concludes with Tinton Abbey, composed by William Wordsworth। सो यू विल कम टू नो कि ये कितना रिमार्केबल पॉइंट है। आपने केवल एक पॉइंट को उठाया, वो 1798 की डेट को उठाया। और आपने देखा कि 1798 में एक वर्क के बारे में हम लोगों ने बात किया, वो लिरिकल बैलाड था।
जो ज्वाइंटली वर्क है एसटी कॉलेज का, विलियम वर्ड्सवर्थ का। एसटी कॉलेज ओपियम ईटर थे और हमेशा जो एक दूसरी दुनिया में अनकॉन्शियस लेवल पे रहते थे। उन्होंने वहां पे जिस तरह की पोइट्री को जन्म दिया, दैट वाज व्हाट, दैट वाज आपका सुपरनेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री। दूसरा जो ब्रांच है विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री दिया, जो आपको मेनी पोएम्स यू हैव रेड, तो बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन था जो यहाँ पे जरूरी था। विलियम वर्ड्सवर्थ की दो तीन बातें यहाँ पे आपको समझना है कि उन्होंने रस्टिक लैंग्वेज, रस्टिक पीपल, माइनर ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, पैंथिज्म, मिस्टिसिज्म, इन सब पर बहुत फोकस किया है, या इस पर उनकी पोइट्री की एक खासियत रही है। और इसकी झलक यहीं से देखने को मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि इसकी झलक आपको और कहीं पे जाके। तो वाई 1798 इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो पूरा रोमांटिक एज है, जो पूरी रोमांटिक एज की जो मीनार है, अगर मैं उस टार को, उस मीनार के बारे में कहूँ कि उसकी नींव लिरिकल बैलाड है जो बहुत मजबूत है, दैट मीन्स so that's very strong, and that was founded by William Wordsworth and ST College, so there will be no exaggeration. आगे चल करके जो भी आप देखेंगे, पीबी शेली का, जॉन कीट्स का और लॉर्ड बायरन का, वट एवर द पोएट यू टेक, या उस समय का जो नावल आप देखेंगे या उस समय का प्रोज आप देखेंगे, उसमें रोमांटिसिज्म की जो झलक मिलती है, उसकी जो नींव डाली गई वो इन्हीं दोनों लोगों के मजबूत कंधों पर डाली गई है, और जिसका रिजल्ट हमें लिरिकल बैलाड के रूप में और बाद में बहुत सारा चीज आएगा। तो एक पोर्शन मैंने लिया, वो कौन सा था, 1798 को पहले मैंने कवर किया। उसके बाद दूसरी डेट है जो उसकी क्लोजिंग डेट है, वह क्लोजिंग डेट है 1837। 1837 में कोई आपको, आई कांट टेल एनी स्टोरी, देयर इज ओनली वन इंफॉर्मेशन की क्वीन विक्टोरिया गॉट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। क्वीन विक्टोरिया गॉट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, THRONE, थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। एक और डेट आएगी 1832। 1830 में द फर्स्ट रिफॉर्म बिल पास्ड, द फर्स्ट रिफॉर्म बिल पास्ड। ये जो पहला रिफॉर्म बिल था, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि लोगों की हालत में सुधार करने के लिए, लोगों की जो लाइफ थी उसको बेहतर बनाने के लिए, खासकर जो गरीब आदमी थे, जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए यह बिल पास किया गया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि द फर्स्ट रिफॉर्म बिल पास्ड। और ये पहला रिफॉर्म बिल था जो पास किया गया, कहाँ पे पास किया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो यू विल कम टू नो कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा या एक सिग्निफिकेंट पॉइंट रहा। Next point which I want to share with you is 1789। अभी तक मैंने दो डेट 1798 और 1837 और 1832। अब जो मैं बात कर रहा हूँ 1789। 1789 में द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रोकन आउट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रोकन आउट। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वह ब्रोकन आउट हुआ, और इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो स्लोगन था, दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट, लिबर्टी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी वाज द स्लोगन ऑफ दिस रिवॉल्यूशन, was the slogan of this revolution. So another important point, that is what, that is 1789 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रोकन आउट। और इस रिवॉल्यूशन का जो स्लोगन रहा है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, वाज द स्लोगन ऑफ दिस रिवॉल्यूशन। दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट, दैट्स मच इम्पोर्टेंट। तो ये चीजें, और इस स्लोगन का इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे
तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोयम लिखा था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो नोट करके मैं लिख रहा हूं, द इम्पैक्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशन कैन बी सीन वर्क्स ऑफ on the works of W. William Wordsworth and P.B. Shelley. P.B. Shelley में एक revolutionary spirit थी, and this revolutionary spirit you can just see in his poem "Ode to the West Wind," and here you can also see that is the impact of this revolution can be seen on the works of W. and P.B. Shelley. तो एक ये डेट थी जो मैंने आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट डेट है 1785। जो 1785 है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो है ये कहा जाता है कि द गीता वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत संस्कृत इनटू इंग्लिश बाय जॉन विल्किंसन। जॉन विल्किंसन ने जो 1750 नाम की किताब को ट्रांसलेट किया, और इस वजह से इसका एक सिग्निफिकेंस है, इसका एक महत्व है कि द गीता वाज, हेलो, इन दैट बुक देयर वाज अ चार्ल्स विल्किंसन। अच्छा, ओके। इफ if there is a Charles Wilkinson and I am writing John Wilkinson, it means that there is only the difference of Charles and John. There is only the difference of Charles and Wilkinson। तो एक तो कंफर्म है कि विल्किंसन रहे हैं। अब जो है इसके लिए अगर आपने देखा है तो बुक का जो था, बुक को मुझे लगता है ज्यादा वो ऑथेंटिक होगा। कारण है कि हो सकता है मेरी मेमोरी ना रिकॉल कर रही, बहुत दिनों से आई डिडंट टर्न द पेजेस। तो इफ यू सी कि देर इज अ इन बुक चार्ल्स विल्किंसन, तो देर इज अ स्लाइट चांस कि हो सकता है चार्ल्स विल्किंसन सही हो, बट यू कैन चेक इट योर ओन सेल्फ। if you go with Google, if you go with Wikipedia, you will come to know ki what is mentioned there, Charles Wilkinson or John Wilkinson? Charles Wilkinson, John, Charles Wilkin, Wilkins। Yeah, okay, okay. If one is saying John, if one is saying Charles, if I am also writing this particular thing, again you have to check it yourself, and from the side, if you find it if there is any correction, you can correct it। So, but I have written here John, so there is a point ki whether John or Charles, you can just check it usko। Second important point ki when I go with this particular point ki 1785, then एक और डेट है 1850। दिस 1850 इज हाईली सिग्निफिकेंट बिकॉज कुछ लोग ये कहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड, तो उसके साथ ही इसका क्लोजिंग माना जाना चाहिए, विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड। तो ये डेट रही है जो मैंने आपको बताया, लेकिन इसके अलावा जो आपका ये एज रहा है, इसमें कुछ पर्सनालिटीज भी रही हैं जो हमें उनके बारे में जानना जरूरी है। उन्हीं में से एक पर्सनालिटीज रही हैं जीन जैक्स रूसो, JAC। आर यू गेटिंग माई वॉइस? हेलो, ओके। देन देर इज अनदर क्रिटिक जीन जैक्स रूसो, ROUSSEAU।
EAU, जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो की खासियत ये थी कि वह जो है एक फिलोसफर थे और उन्होंने जो है दो तीन चीजें कॉन्सेप्ट दिया हुआ था जो बहुत सिग्निफिकेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। एक स्लोगन उन्होंने दिया, रिटर्न टू नेचर। दूसरा स्लोगन उन्होंने दिया, मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर। आदमी स्वतंत्र पैदा हुआ लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो जीन जैक्स रूसो, ROUSSEAU, यू विल कम टू नो, उन्होंने एक पॉइंट दिया जिसका क्या नाम था, रिटर्न टू नेचर। दूसरा पॉइंट था, मैन इज बॉर्न फ्री चेंज चेंड एवरीवेयर, हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। वो एजुकेशनिस्ट भी थे और उन्होंने ऐसे एजुकेशन को सपोर्ट किया जो कि नेचर की गोद में या नेचर से हम सीखें। तो उन्होंने एक पॉइंट कुछ इसी तरह से कहा था कि एजुकेशन सप्लीमेंट्स मैंस नेचर। सप्लीमेंट्स मैंस नेचर। तो यू विल कम टू नो कि एजुकेशन सप्लीमेंट्स मैंस नेचर, रिटर्न टू नेचर, and man is born free chained everywhere, you will come to know कि these are the significant points। ये सब significant points है जो हमें, आपको या हर आदमी को ध्यान में रखना चाहिए कि why are they important, या क्या चीजें रहेंगे। तो you have to go with these points कि education supplements man's nature। इसके अलावा उनकी एक किताब थी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इमाइली, ये उनकी किताब थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। और इमाइली पर ये कहा जाता है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ का पोयम है वह इनकी इमाइली से ही प्रभावित था। वो कौन सा पोयम, एजुकेशन ऑफ नेचर, या जो है एक और उनकी पोयम थी। तो सो यू विल कम टू नो कि ये वर्ड्सवर्थ का भी इन्फ्लुएंस जो है देखा जा सकता है कि उनके ऊपर जो है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा एक और आदमी रहे हैं जिनका नाम था विलियम गॉडविन। विलियम गॉडविन जो थे वो पॉलिटिकल थिंकर थे। पॉलिटिकल थिंकर। दूसरा उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस इज हिज बुक। इज हिज बुक। पॉलिटिकल जस्टिस उनकी किताब का नाम था। तीसरा पॉइंट, उनकी एक बेटी थी मेरी गॉडविन। मेरी गॉडविन इलोप्ड विद पीबी शेली। उनकी बेटी मेरी गॉडविन पीबी शेली के साथ इलोप कर गई थी। तो ये सब कुछ चीजें आप देखेंगे कि जो उस समय के थिंकर थे, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे थिंकर थे, फिलोसफर्स थे जिसका अपना कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, जिनका नाम रोमांटिक एज में आना जरूरी है, जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोमांटिक एज के दे इन्फ्लुएंस। तो ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो। इसके अलावा आपको जो सेंट्रल हेडिंग डालना है नेक्स्ट पॉइंट कि बेसिक फीचर्स ऑफ रोमांटिक एज। बेसिक फीचर्स ऑफ रोमांटिक एज। सबसे पहला पॉइंट कि इट वाज अ रिएक्शन रिएक्शन अगेंस्ट नियोक्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री।
Neoclassical School of Poetry. इट वाज अ रिएक्शन, या एक रिएक्शन था, किसके खिलाफ था? अगेंस्ट नियोक्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। जो नियोक्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री है, या उसके खिलाफ एक रिएक्शन था। और रिएक्शन कैसे आप देखेंगे कि जो भी नियोक्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री का जो डिसिप्लिन था, नाम्स था, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स था, उन सब चीजों को यहाँ पे वायलेट किया जाता है। तो एक चीज आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा चीज जो है क्या था कि इट वाज अ लिटरेरी मूवमेंट, अ लिटरेरी मूवमेंट which followed एलिजाबेथन लिटरेचर। जो एलिजाबेथन लिटरेचर था उसको फॉलो किया गया यहाँ पर। इसके अलावा मेडिवल सेटिंग भी रही है, कल भी मैंने ये बात बताई थी। मैं यहाँ थोड़ा जल्दी जल्दी लिखवाऊंगा, कारण है कि ऑलरेडी आपने पॉइंट नोट किया होगा। मैं कोई नया बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको लिखवा ये दे रहा हूँ कि यह लिटरेरी मूवमेंट था जो एलिजाबेथन लिटरेचर को फॉलो किया गया। मेडिवल सेटिंग आपको देखने को मिलेगी। तीसरा चीज, यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स। चौथा चीज, सब्जेक्टिविटी। पर्सनालिटी। सब्जेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, पर्सनालिटी आपको देखने को मिलेगी। शॉर्ट पोयम्स एज ओड, सोनेट, लिरिक एंड एलिजी। जितना भी इस तरह का पोयम्स रहा, जो सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री रही है, उन सबको यू विल कम टू नो कि यहाँ पर रहा। कुछ लॉन्गर पोयम्स भी रही, ऐसा नहीं कि यही इतनी पोयम्स रही, कुछ लॉन्गर पोयम्स भी रहा है, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया था। और वो जो लॉन्गर पोयम थी वह कौन सी थी? आपका विलियम वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड्स एंड सो मेनी थिंग यू विल कम टू नो। तो ये थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना, फोर्थ पॉइंट, कि इसके अलावा जो है और क्या क्या चीजें रही है। मिस्टिसिज्म, मिस्टिसिज्म, पैंथिज्म। मिस्टिसिज्म है, पैंथिज्म है, रस्टिक लैंग्वेज, रस्टिक पीपल, रस्टिक लैंग्वेज है, रस्टिक पीपल है, इनके बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है, लिबरलिज्म, लिबरलिज्म उदारवाद, ह्यूमनिज्म, कल्ट ऑफ ब्यूटी, कल्ट ऑफ ब्यूटी। कल्ट ऑफ ब्यूटी है, and so many other things, all these things you find cult of beauty। इसके अलावा you will also come to know कि that there are some other things जो कि बहुत जरूरी है हमें उस चीज को एसिमिलेट करना। उनमें से एक पॉइंट ये रहा है कि जितना भी था वो, अगर मैं फिफ्थ पॉइंट कहूँ जो उसका बेसिक पॉइंट है, एक्सेसिव, एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन, excessive use of imagination and beauty, emotion, feelings, unlocking of heart and mind, unlocking of heart and mind।
ये सब चीजें कल मैं डिस्कस कर चुका हूँ, केवल मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, कन्वेइंग रिगार्ड टू पेटी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। कन्वेइंग रिगार्ड टू पेटी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, जो नेचर का पेटी ऑब्जेक्ट था उसको जो है रिगार्ड देना, कन्वेइंग रिगार्ड्स टू पेटी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, CONVEYING, कन्वेइंग रिगार्ड्स टू पेटी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। तो यू विल कम टू नो, यह एक अदर पॉइंट रहा है। एक और पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि इसके अलावा जो है क्या किया गया कि पूरा ऐसा डिस्क्रिप्शन था जहां पे लगता है कि हीवेली और अर्थली लाइफ को भी मिलाने की कोशिश की गई है, कि दोनों को एक आइडियलिज्म में जो है ले जाने की। तो यू विल कम टू नो कि हीवेली एंड earthly life, heavenly and earthly life has been described। खास करके कौन सी पोयम में, वो डन द ऑफ मैन, और जो सोल है चाइल्ड का दैट ड्वेल्स अपार्ट, तो इसका मतलब वो हिवेनली लाइफ की बात कर रहे हैं, गॉड की बात कर रहे हैं। फिर वो इसके बारे में भी बात करते हैं कि जब वही चाइल्ड जो है मैन के रूप में धरती पर ग्रो करता है, तो कैसे वो जो है कंज्यूम करता है अर्थली ऑब्जेक्ट्स को, कैसे वह हीवन की चीजों को भूल जाता है। तो हिवेनली एंड अर्थली लाइफ लाइव्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड होना चाहिए, हैव बीन डिस्क्राइब्ड। सो यू विल कम टू नो कि ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिलती जो वहां का पॉइंट रहा। जो नाइन्थ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, गोल्डन एज ऑफ पोइट्री, गोल्डन एज ऑफ पोइट्री। दूसरा पॉइंट, रिनेशा ऑफ वंडर, रिनेशा ऑफ वंडर। रिनेशा ऑफ वंडर रहा है, गोल्डन एज ऑफ पोइट्री रही है, स्पेंसर एंड शेक्सपियर वर आइडियलाइज्ड, स्पेंसर, मिल्टन एंड शेक्सपियर वर आइडियलाइज्ड। स्पेंसर को, मिल्टन को और शेक्सपियर को आइडियलाइज किया जाता है, उनको एक बड़ा रुतबा मिलता है, उनके बारे में काफी बातें होती है। तो दीज थिंग्स यू विल कम टू नो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो वर्ड्सवर्थ रहे हैं या वर्ड्सवर्थ के साथ साथ जॉन कीट्स रहे हैं, उनमें ब्यूटी है, नेचर है, ऑल दीज थिंग्स। तो इंस्टेड ऑफ CEAD, इंस्टेड ऑफ ह्यूमन नेचर, इंस्टेड ऑफ ह्यूमन नेचर, नेचर हैज बीन ग्लोरीफाइड। नेचर का मतलब कि जिस नेचर की प्रकृति हैज बीन ग्लोरीफाइड, GLORIFIED। ह्यूमन नेचर को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया यहाँ पर। ह्यूमन नेचर मैंने आपको, अगर मेरा नियो क्लासिकल एज का लेक्चर आपने सुना था, मैंने बार बार वहां जिक्र किया था, वहां मानव स्वभाव को लेकर के महत्व दिया गया, लेकिन यहाँ प्रकृति को महत्व दिया गया है कि प्रकृति कैसे नजर आती है। और प्रकृति आपको कैसे नजर आएगी? नेचर एज गाइड, गार्जियन, केयर टेकर एंड एपिटोम ऑफ पीस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। So you will come to know कि नेचर एज गाइड, गार्जियन, केयर टेकर एंड एपिटोम ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के रूप में आपको नजर आएगा।
इसके अलावा जो है कुछ पोएट्स हैं जिनका नाम है रोमांटिक पोएट्स। अच्छा, दूसरा चीज जो है, जो भी पोएट्स रहे खास करके रोमांटिक पोएट्स, पोएट्स वर डिवाइडेड इनटू ओल्ड एंड यंग जनरेशन। जो रोमांटिक पोएट्स रहे वे ओल्ड और यंग जनरेशन में डिवाइड किए गए हैं। ओल्ड जनरेशन में मैं आई एम नॉट राइटिंग हियर बट आई वुड लाइक टू मेंशन द नेम रॉबर्ट सदे, एस टी कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो है ओल्ड जनरेशन में आते हैं और आप इनको लेक पोएट्स के भी नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो लेक डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। यंग जनरेशन में पीबी शेली, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, इन सब का नाम लिया जाता है। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारा ग्रुप, सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, वो सब इसी समय आपको देखने को मिलेगा। तो रोमांटिक पोएट्स वर डिवाइडेड इनटू ओल्ड एंड यंग जनरेशन, एंड आई मेंशन कि हु कम इन यंग जनरेशन एंड हु कम इन ओल्ड जनरेशन। इसके अलावा आपको कुछ और नाम लिखने हैं। सैटेनिक, SATNIC, सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री, बाद में इस पर बात होगी। ये पता होना चाहिए कि ये इसी समय की देन है। कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, COCKNEY, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, COCKNEY, सैटेनिक, SATANIC, सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट, लेक पोएट्स। नेक्स्ट, ग्रेवयार्ड पोएट्स। इन सबका रिलेशन किसी ना किसी तरह से रोमांटिक एज से, रोमांटिक एज का जो फीचर्स है उससे रहा है। तो ये जितना भी स्कूल है, लेक पोएट्स, ग्रेवयार्ड पोएट्स, सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री, ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो। तो ये पोइट्री का, और पोइट्री में जो बड़ा नाम है, WW विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, ST कॉलरिज, यस WW ST कॉलरिज और रॉबर्ट सदे। इन सबको क्या कहा गया? पोएट्स ऑफ ओल्ड जनरेशन, पोएट्स ऑफ ओल्ड जनरेशन। पोएट्स ऑफ ओल्ड जनरेशन नाम दिया गया, और लेक पोएट्स बिकॉज दे वर born इन लेक डिस्ट्रिक्ट। जॉन कीट्स, पीबी शेली एंड लॉर्ड बायरन, पोएट्स ऑफ यंग जनरेशन। पोएट्स ऑफ यंग जनरेशन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैंने पोइट्री का बताया, कुछ और भी पोएट्स आपको मिलेंगे, लेकिन एक बड़ा नाम जो है इन द फील्ड ऑफ प्रोज, चार्ल्स लैम्ब एंड थॉमस डी क्विंसी, QUINCEY। ये दो नाम आपको प्रोज में ध्यान में रखना पड़ेगा। एक और चीज ध्यान में रखना है, ST कॉलरिज भी प्रोज में है, ST कॉलरिज भी है, हैजलिट भी है। कुछ नाम ऐसे हैं जो कि जर्नल्स वगैरह भी आए हुए हैं, लेकिन ये तीन नाम आपको ध्यान में रखना है। नॉवेल में एक आपका डोमेस्टिक नॉवेल आया हुआ है, डोमेस्टिक नॉवेल, एक आपका हिस्टोरिकल नॉवेल, एंड
गॉथिक नॉवेल, हमें इस पर भी बात करनी होगी जब हम डिटेल में नॉवेल की बात करें, लेकिन एट अ ग्लांस में मैंने आपको ये बता दिया कि आखिर क्या क्या चीजें रही हैं। क्रिटिसिज्म में क्रिटिसिज्म में दो काम बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, एक तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड और दूसरा कॉलेज का बायोग्राफिया लिटरेरिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया, LITERARIA। तो यू विल कम टू नो कि इन सारी चीजों को आई हैव गिवन, या उस तरह की चीजों को जो है अब मैंने एक जगह रखा है जहाँ पे हमें आपसे बात करनी होगी। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बात करना चाहता हूँ 20 में, एपिक ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी, इफ यू फाइंड दीज थिंग्स, तो एपिक में द प्रील्यूड है, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी वो प्रोस का हिस्सा बनेगा अगर कुछ मिलता है कुछ देखने को, तो हम इस पर भी जरूर बात करें। So I have gone with these points. Hope you all have enjoyed the session, and very soon I have covered the basic features of romantic age, या मूवमेंट कैसा था, किसके खिलाफ था, क्या क्या खासियत रही है, और इसमें और क्या क्या पॉइंट्स रहे हैं, उन सारी चीजों का। और यहाँ पे पोएट्स को पूरी फ्रीडम है, वह जमीन से आसमान तक के सारे सब्जेक्ट मैटर को लेकर के बात करता है, जिस तरह से लिखना चाहे। ऐसा जरूरी नहीं कोई स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है, रूल्स है, या कोई रेगुलेशन जैसा कि ऑगस्टन एज में था फॉलो करने की जरूरत है, नहीं। और पोइट्री का रियल कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आता है, क्योंकि वहां पे जो पोइट्री थी वह आर्टिफिशियल हो चुकी थी नियो क्लासिकल एज में, यहाँ पोइट्री नेचुरल है। वहाँ पोइट्री में माइंड का यूज था, विट का यूज था, यहाँ पोइट्री में हार्ट का, सोल का, इमोशंस का, फीलिंग्स का यूज है। ये सारी बातें बार बार वही होगी, सारी बातें बताई जा चुकी हैं। तो आई हैव डन, होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन। वी विल मीट टुमारो मॉर्निंग में। आज शाम को कोई क्लास नहीं होगी, इसलिए आप लोग क्लास के लिए बिल्कुल शाम को इंतजार ना करिएगा, देर इज नो चांस। और हम लोग जो है कल सुबह में मिलेंगे 8 बजे।